फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम 12th के बायोलॉजी में हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें भी हमने परागण की जो क्रिया है वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम मेनली पढ़ने वाले हैं असंगतता या जिसे अनिश्चितता कहते हैं और निषेचन की प्रक्रिया। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो परागनली जो होती है वो किस प्रकार से वृद्धि करती है और किस प्रकार से वो बीजांड तक पहुंचती है। तो आज की क्लास में हम ये मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है असंगतता या जिसे हम अनिश्चितता भी कहते हैं। अनिश्चितता को समझने से पहले हम निषेचन की प्रक्रिया समझ लेते हैं। वैसे तो हम इसे आगे पढ़ेंगे पूरी तरह से कि किस प्रकार से निषेचन होता है, आगे क्या क्या इसमें क्रियाएं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं कि हमने बात की थी जो पराग कण जो होता है, पराग कण, उसके अंदर जो जनन कोशिका होती है वो आगे जाकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। यानी कि जो पुंकेसर होगा जिसका पराग कोश होगा उसमें जो पराग कण होगा उसमें क्या होंगे, नर युग्मक होंगे। नर युग्मक, नर युग्मक। और जब हमने स्त्री केसर की बात की थी या जायांग की बात की थी तो जायांग के अंदर क्या होता है, जायांग के अंदर जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और बीजांड के अंदर क्या होता है, मादा युग्मक। क्या होता है, मादा युग्मक, मादा युग्मक। अब हम बात करें निषेचन की प्रक्रिया, यानी निषेचन किसे कहेंगे। तो देखिए कि जब ये नर युग्मक और जब ये मादा युग्मक आपस में क्या होते हैं, संयोजित होते हैं या आपस में मिलते हैं, है ना, आपस में संयोजित होते हैं या आपस में मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। किसे कहेंगे निषेचन, जब नर युग्मक व मादा युग्मक का आपस में संलयन हो, संलयन कह सकते हैं हम इसे, या संयोजन हो, जुड़ने को, यानी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं या मिल रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब हम यहाँ पर पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है अनिश्चितता। अनिश्चितता जैसे इसका उल्टा हो जाएगा कि इसमें क्या होगा, निषेचन नहीं होगा। निषेचन नहीं होने का मतलब क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो नहीं मिलेंगे, उनमें संयोजन की प्रक्रिया नहीं होगी। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अनिश्चितता कहेंगे। अब इसको और डिटेल में पढ़े कि किस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर जो अनिश्चितता की जो क्रिया होगी इसके अंदर होगा क्या कि जो नर युग्मक होगा वो भी पूरी तरह से सक्षम होगा, मतलब कि वो निषेचन करने में सक्षम है, उसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो निषेचन कर सकता है। जो मादा युग्मक है वो भी निषेचन कर सकती है, निषेचन दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों की वजह से इनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, है ना। जब इनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी इस क्रिया को हम कहेंगे अनिश्चितता। ये पूरी तरह से जननक्षम है, कार्यक्षम भी है, कार्य कर सकते हैं, जनन की प्रक्रिया कर सकते हैं, फिर भी इनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो इसे कहेंगे अनिश्चितता कहेंगे। अब जो अनिश्चितता जो होती है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होगी, दो टाइप की। कौन कौन सी होगी, सबसे पहली है अंतरा जातीय, सॉरी क्या नाम है इसका, अंतरा जातीय, और दूसरी है अंतर जातीय, या इसे हम अंतर जातीय भी कह सकते हैं, स्व अनिश्चितता भी कह सकते हैं और स्वबंध्यता भी कहा जा सकता है। दो टाइप की होती है, एक तो अंतरा जातीय, एक होती है अंतर जातीय। अंतर जातीय को क्या क्या कहा जाता है, स्व अनिश्चितता या स्वबंध्यता कहा जाता है। अब बात करें अंतर जातीय की कि अंतर जातीय जो है ये किस प्रकार की अनिश्चितता है। तो इसमें क्या होगा कि कुल तो एक ही रहेगा, या हम ये कहेंगे वंश तो एक ही रहेगा, एक ही वंश, लेकिन इसकी अलग अलग जातियां जो होगी उनके बीच में जब निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, या हम ये कहें कि एक ही वंश की अलग अलग जातियों के बीच में जब अनिश्चितता की क्रिया होती है तो उसे कहा जाता है अंतरा जातीय। क्या कहा जाएगा, अंतरा जातीय। वंश तो एक ही होगा लेकिन जातियां क्या होगी, अलग अलग होगी। उदाहरण ले हम इसका, तो एक जाति है जैसे इसकी ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, क्या नाम है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, एक तो ये जाति होगी। दूसरी जाति जो है वो है ब्रेसिका रापा। दो जातियां हैं, एक ही वंश की दो जातियां हैं, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस
और एक है ब्रेसिका रापा। इन दोनों के बीच में भी निषेचन की प्रक्रिया या हम ये कह सकते हैं जो अनिषेचता होती है वो पाई जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतरजातीय। नेक्स्ट आता है अंतरजातीय। क्या होता है अंतरजातीय? अंतरजातीय या स्व अनिषेचता या स्ववंध्यता। इसमें जब स्व अनिश्चितता की प्रक्रिया होती है किसमें होगी? अब पहले हमने बात की कि जो अंतरजातीय है उसमें जातियां क्या होगी, अलग अलग होगी। इसमें क्या होगा, एक ही जाति के बीच में जब स्व अनिश्चितता की क्रिया होती है तब उसे क्या कहा जाता है, अंतरजातीय या स्व अनिश्चितता। जाति क्या होगी, एक ही, वंश भी एक ही, जाति भी एक ही। उसमें वंश एक ही था, जातियां अलग अलग थी, इसमें जातियां एक ही होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्व अनिश्चितता या स्वबंध्यता भी कहते हैं। बात करें इस स्व अनिश्चितता की, सबसे पहले अध्ययन किसने किया कि ये जो सारी क्रियाएं जो पुष्प के अंदर हो रही है इसका सबसे पहले इस घटना को किसने देखा या इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया? तो एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है कार्ल रेटर। क्या नाम है? कार्ल रेटर। इन्होंने इस 18वीं शताब्दी के अंदर इस घटना का पता लगाया कि पुष्प में ऐसी भी कोई क्रिया होती है जिसके अंदर जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं वो निषेचन तो कर सकते हैं, उनके अंदर इतना वो होता है, कैपेसिटी होती है, उनके अंदर लक्षण होते हैं निषेचन करने के, लेकिन फिर भी उनके बीच में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो उसे का उस घटना का जो पता लगाया था या उसका सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था वो थे कार्ल रेटर नामक वैज्ञानिक। और इन्होंने कब की थी? 18वीं शताब्दी के अंदर इसका अध्ययन किया था। और किस पादप के अंदर इन्होंने सबसे पहले ये घटना देखी थी? तो एक पादप है जिसका नाम है वर्बेसेकम कोइनिकम। क्या नाम है? वर्बेसेकम कोइनिकम। जो वर्बेसेकम कोइनिकम पादप जो है उसके अंदर इन वैज्ञानिक कार्ल रेटर ने सबसे पहले स्व अनिश्चितता का पता लगाया या इसका अध्ययन किया। ठीक है, लेकिन जो ये स्व अनिश्चितता जो नाम है, ये जो नाम है स्व अनिश्चितता, ये सबसे पहले दिया एक वैज्ञानिक जिनका नाम है स्टाउट। क्या नाम है? स्टाउट। इन्होंने सबसे पहले इस स्व अनिश्चितता का जो नाम है या इसका नामकरण किया वो किया स्टाउट ने। कब किया? 1917 के अंदर। 1917 के अंदर स्टाउट ने इसका नामकरण किया स्व अनिश्चितता का, और स्व अनिश्चितता इसको नाम दिए, इस घटना को नाम दिया। और सबसे पहले अध्ययन की बात की जाए तो वो किया कार्ल रेटर ने। अब हम बात करें कि ये जो स्व अनिश्चितता या जो भी अनिश्चितता है, स्व अनिश्चितता है, वो हो क्यों रही है? तो देखिए कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये होती है। तो कुछ क्या कारण हो सकते हैं? या तो इनके अंदर जो एलील्स होते हैं, युग्म विकल्पी जिसे हम कह सकते हैं, बहुयुग्म विकल्पी कह सकते हैं, उनके फेरबदल या उनमें कुछ बदलाव के कारण जो है ये स्व अनिश्चितता होती है। कुछ ये पुष्प के जो भाग होते हैं उनमें भी परिवर्तन होने के कारण ये क्रियाएं हो सकती है। लेकिन इनका जो है हम ये कह सकते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे कारक भी होते हैं, कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अनिश्चितता की प्रक्रिया होती है। जब इनका लेकिन इस क्रिया का नियंत्रण जो है वो किया जा सकता है। किस किस प्रकार से किया जा सकता है? कि जो बहुयुग्म विकल्पी जो होते हैं, जीन के जो बहुयुग्म विकल्पी जो होते हैं, एलील्स जिसे कहा जाता है, उनके द्वारा इसका नियंत्रण जो है वो हो सकता है। हम बात करें स्व अनिश्चितता का जो निर्धारण है, यदि निर्धारण या नियंत्रण करना हो, जब स्व अनिश्चितता का निर्धारण या नियंत्रण यदि किसी नर युग्मकोद्भिद, अर्थात नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं हम? परागकण को कहते हैं। तो परागकण के जीन प्ररूप के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं। यदि इस स्व अनिश्चितता का निर्धारण या हम ये कहेंगे इसका नियंत्रण, ये जो क्रिया हो रही है इसका नियंत्रण किसके द्वारा हो? परागकण के द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। यदि इसके द्वारा इसका नियंत्रण हो रहा है तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? युग्मकोद्भिदी स्व अनिश्चितता कहेंगे। और यदि स्व अनिश्चितता का नियंत्रण या निर्धारण जो है वो बीजाणुद्भिद उत्तक के कारण हो रहा है। किसके उत्तक के कारण? बीजाणुद्भिद उत्तक के कारण हो रहा है, या बीजाणुद्भिद उत्तक के जीन प्ररूप द्वारा हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता
कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजाणुविद स्व अनिश्चितता कहेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्व अनिश्चितता के परिणाम, यानी कि जब स्व अनिश्चितता की क्रिया होगी तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं पुष्प में। तो जो पहला परिणाम है या जब पहला जो है वो क्या है कि पराग कणों में अंकुरण का अभाव। जब स्वनिषेचता की क्रिया होती है तो पराग कणों में जो है अंकुरण नहीं हो पाता है। परागकण जो है हम जानते हैं कि परागकण परागकोश से निकलकर कहाँ पर पहुंच जाएगा? वर्तिकाग्र पर तो पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इसका अंकुरण नहीं हो पाएगा। अंकुरण का मतलब क्या है? इसमें पराग नली का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया और इस प्रक्रिया को हमने क्या पढ़ा था? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है कि जब परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे हम क्या कहते हैं? परागण की क्रिया कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि परागण की प्रक्रिया के स्वरूप परागकण जो है परागकोश से निकलकर यहाँ तो पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर अब इसका अंकुरण नहीं हो पाएगा, यानी ये यहीं पर रहेगा। इससे जो नर युग्मक है वो बीजांड तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब नर युग्मक बीजांड में नहीं पहुंचेंगे तो संलयन होगा ही नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चितता कहेंगे। तो इसमें अंकुरण नहीं हो पाता है। अंकुरण नहीं हो पाएगा तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? स्व अनिश्चितता की क्रिया हो जाएगी। परागनली की वृद्धि न हो पाना। नेक्स्ट क्या है? परागनली की वृद्धि न हो पाना। अगर इसके अंदर अंकुरण हो भी जाता है तो भी क्या होगा? इसके अंदर जो परागनली बन तो जाएगी, लेकिन अब इसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। ये बीजांड है तो वृद्धि नहीं हो पाएगी, बीजांड तक नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर बीजांड तक ये परागनली नहीं पहुंच पाएगी तो नर युग्मक जो है वो यहीं पर रह जाएंगे, आगे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि परागनली क्या करती है? नर युग्मकों को इस परागकण से बीजांड तक ले जाने का कार्य करती है, लेकिन परागनली की वृद्धि ही नहीं हो पा रही है, वो यहीं पर रुक गई है। तो अब जो नर युग्मक होंगे वो बीजांड तक नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट है परागनली का सही स्थान पर न पहुंच पाना। अगर परागनली बीजांड तक पहुंच भी जाती है, अगर ये यहाँ तक पहुंच भी जाती है, फिर भी हमने बीजांड की संरचना में क्या पढ़ा था? बीजांड द्वार पढ़ा था। तो ये बीजांड द्वार तक नहीं पहुंच पाएगी। कहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी? बीजांड द्वार तक नहीं पहुंच पाएगी। बीजांड द्वार तक या बीजांड ये जो सही जगह है इसकी, जहां इसको पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंचेगी तो भी युग्मकों का संलयन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है परागनली का वर्तिका में ही फट जाना। वर्तिका किसे कहते हैं? जो वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में जो ये नलिकाकार संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो परागनली जो है वो बन तो जाती है, अंकुरण के फलस्वरूप परागनली का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन ये जो परागनली है वो बीच में ही कहीं फट जाएगी तो नर युग्मक नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट है केंद्रकों में संलयन का न हो पाना, या केंद्रक जो है वो संलयन नहीं हो पाना। अब हम माना कि परागनली यहाँ पर पहुंच भी गई, बीजांड द्वार तक पहुंच भी गई, नर युग्मक आ भी गए, लेकिन फिर भी इनके अंदर संलयन की क्रिया नहीं हो पाएगी, और इसी को तो हम कहते हैं अनिश्चितता या स्व अनिश्चितता भी कहा जा सकता है। तो अनिश्चितता अनिश्चितता हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि परागनली से परागकण के जो नर युग्मक होंगे वो पहुंच तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कौन सी क्रिया नहीं हो पाएगी? निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी। निषेचन नहीं हो पाएगा मतलब ये दोनों जो नर युग्मक मादा युग्मक है वो आपस में मिल नहीं पाएंगे, फ्यूज नहीं हो पाएंगे, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिश्चितता या स्व अनिश्चितता कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके परिणाम हो सकते हैं कि इसके क्या क्या परिणाम हमें देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं निषेचन की। जो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? देखिए, निषेचन की प्रक्रिया वैसे तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है। एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। निषेचन, और निषेचन को ही क्या कहा जाता है? निषेचन को ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाएगा? फर्टिलाइजेशन। हमने देखा कि जो परागकोश है उससे परागकण बाहर निकलेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, है ना, और हमने इसकी प्रक्रिया भी पढ़ चुके हैं कि जब परागकण जो है दो कोशी की अवस्था में इसका परागण की क्रिया होती है, यहाँ पर पहुंचता है परागकण।
परागकण से क्या होगा, परागनली का निर्माण होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, किस प्रकार से परागनली बनती है। और इसी परागनली में जो जनन, यहाँ पर जो पराग कण जो होता है उसमें जनन कोशिका से नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का। नर युग्मक तो किससे आएगा? परागकण से आएगा। और जो मादा युग्मक होगी वो किसमें, उसका निर्माण किसमें होगा? बीजांड के अंदर होगा। यानी कि निषेचन किसे कहेंगे? देखिए, जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक जिसका निर्माण कहाँ से होता है, किसमें इसका निर्माण होता है? परागकण के अंदर। और परागकण को भी हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का नर युग्मक है। तो जो नर युग्मक होता है तथा जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक जिसका निर्माण किसमें होता है? इसका निर्माण होता है बीजांड में। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया, या तो इसे क्या कहेंगे? संलयन। क्या कहेंगे? संलयन। संलयन की प्रक्रिया है ना, या हम ये कह सकते हैं इसके जो फ्यूजन की प्रक्रिया है, या इनके जो मिलने की प्रक्रिया है, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, संलयन हो जाते हैं, या इसको हम कह सकते हैं संयोजित हो जाते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको? संयोजित। जब नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन या संयोजन की प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? निषेचन कहा जाएगा। फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम है स्ट्रासबर्गर। क्या नाम है? स्ट्रासबर्गर। इन्होंने एक पादप है जिसका नाम है लीलियम। क्या नाम है? लीलियम। लीलियम। इस पादप में सबसे पहले 1884 के अंदर इस निषेचन की प्रक्रिया को देखा, या इस निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। ठीक है, तो ये बात हुई निषेचन की प्रक्रिया की। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन या संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। इन दोनों के जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। ये नर युग्मक हो गया, मादा युग्मक हो गया, दोनों जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? एक आगे की जो भी प्रक्रिया इनकी होगी, युग्मनज जिसे हम कहते हैं, तो युग्मनज बनाएंगे। नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाएंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पराग कणों का अंकुरण एवं परागनलिका की जो वृद्धि होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए, जो परागकोश होगा उससे अब क्या होगा? जो पराग कण जो होगा वो कहाँ आ जाएगा? परागण की प्रक्रिया के फलस्वरूप वर्तिकाग्र पर आ जाएगा। वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। ये यहाँ से इससे निकलकर यहाँ पर जो है वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। इस क्रिया को हमने क्या कहा था? परागण। यानी कि परागण की प्रक्रिया के स्वरूप पराग कण जो होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा? वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। अब वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद की क्या क्रिया होगी, इसके अंदर किस प्रकार से पराग नलिका बनेगी वो हमें पढ़ना है। अब ये यहाँ पर पहुंच गया है। अब जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा और इसके बाद जब इसका अंकुरण होगा तो इसके पहुंचने से लेकर इसके अंकुरण होने तक का जो समय होता है, इसके अंकुरण का मतलब क्या है? जब इसके अंदर पराग नलिका का निर्माण होगा, पहुंच तो गया, अब पराग नलिका का निर्माण होने के बीच का जो समय है इसे हम कहते हैं अंकुरण काल। क्या कहा जाता है? अंकुरण काल कहा जाता है। अंकुरण काल। अंकुरण काल किसे कहेंगे? कि परागण की प्रक्रिया के स्वरूप परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच तो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब इसके अंदर परागनलिका का निर्माण होगा, यानी कि इसके अंदर अंकुरण होगा, उसके बीच का जो समय है इसको हम क्या कहेंगे? अंकुरण काल कहेंगे। अब यहाँ पर जो वर्तिकाग्र है इसके अंदर क्या होगा? कुछ स्त्राव उपस्थित होंगे, जैसे कि रेजिन हो गया, है ना, इस प्रकार रेजिन हो गया, कुछ इस प्रकार के स्त्राव उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं? इसको अंकुरण के अंदर सहायता करते हैं। ये स्त्राव जो होंगे ये इसको अंकुरण में सहायता करेंगे। अब क्या होगा? जो परागकण है, हमने परागकण की संरचना को पढ़ी थी, याद कीजिए कि उसमें हमने क्या देखा था? इसके अंदर एक तो अंतःचोल होता है, एक बाह्य चोल होता है। बाह्य चोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होता है। और जहां स्पोरोपोलिन नहीं होता है, वहां जहां स्पोरोपोलिन नहीं होगा वहां क्या होंगे? जनन छिद्र होंगे। जनन छिद्र होंगे और इसके अंदर जो है अंतःचोल होता है जो सेल्यूलोज का बना होता है। अब ये जो जनन छिद्र होते हैं, है ना, जहां स्पोरोपोलिन नहीं होगा वहां क्या होंगे? जनन छिद्र होंगे। और स्पोरोपोलिन का जो आवरण होता है वो बाह्य चोल पर होता है, और इसके अंदर एक और अंतःचोल और उपस्थित होता है जो सेल्यूलोज का बना होता है।
अब यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये अंतःचोल है, ये अंतःचोल क्या करेगा, इस जनन छिद्र से बाहर निकलेगा। कहाँ निकलेगा, इस जनन छिद्र से बाहर निकलकर एक नलिका का निर्माण करेगा। इस नलिका का निर्माण करेगा। इसे क्या कहेंगे, पराग नलिका। क्या कहेंगे, पराग नली या पराग नलिका कहा जाएगा। जनन नलिका भी कहते हैं इसे, क्योंकि जनन में भाग लेती है। तो यहाँ पर अब ये जो अंतःचोल है ये बाहर निकलेगा। किससे निकलेगा, जनन छिद्र से बाहर निकलेगा, जहां स्पोरोपोलिन है ही नहीं, तो ये बाहर निकलेगा। किसका निर्माण करेगा, पराग नली का निर्माण करेगा। अब देखिए कि कुछ जो परागकण होते हैं उसमें एक ही पराग नली का निर्माण होता है, और कुछ पराग कण ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक, 1, 2 या 4 पराग नलिका का निर्माण होता है, जिसे बहुपराग नली भी कहा जा सकता है। और ऐसा किन में होता है, तो ऐसा कुकुरबिटेसी पादप है या मालवेसी जो पादप है, उनके अंदर एक से अधिक पराग नलिका का एक ही परागकण से निर्माण होता है। अब ये पराग नलिका क्या करेगी, यहां से निकलेगी और ये कहां पर जाएगी, बीजांड तक जाएगी। कहां जाएगी, बीजांड तक, बीजांड तक पहुंचेगी। जिसमें एक ही पराग नली होगी उसे तो एक नली की परागकण कहेंगे, और जिसमें एक से अधिक पराग नलियां होंगी उसे बहुनली की परागकण कहेंगे। अब ये पराग नली का जो है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो बहुनली के परागकण है उसमें भले ही कितनी भी पराग नलियां बन जाए, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक ही पराग नली जो है वो सक्रिय रहेगी। क्यों, एक से अधिक क्यों पराग नलियां बन रही है, क्योंकि परागकण जो होता है उसमें 2 से 3 जो है वो जनन छिद्र उपस्थित होते हैं। एक ही जनन छिद्र उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पर जिस प्रकार माना कि यहाँ पर कोई जनन छिद्र है, एक यहाँ पर जनन छिद्र है और एक ये जनन छिद्र है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये अंतःचोल बाहर निकलकर परागनलिका का निर्माण कर देगा। यहाँ पर भी अंतःचोल बाहर निकलकर परागनलिका का निर्माण कर देगा। लेकिन हम जानते हैं कि इसके अंदर नर युग्म तो केवल 2 ही है, तो इतनी पराग नलियों का कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। तो फिर लास्ट में क्या होगा कि सिर्फ एक ही पराग नलिका जो है वो बचेगी, वही सक्रिय रूप से कार्यशील रहेगी। बाकी जो पराग नलियां है वो या तो यूं ही रहेगी या नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो पराग नलिका है वो आगे बढ़ेगी और किसमें पहुंच जाएगी, बीजांड के अंदर पहुंच जाएगी। पराग नलिका की जो लंबाई होती है या इसकी जो गति होती है वो किस पर निर्भर करती है, इस वर्तिका पर। जितनी वर्तिका लंबी होगी उतनी ही पराग नलिका जो है वो इसके अनुसार लंबाई में अधिक होगी, या जो भी होगा वो पराग, ये जो वर्तिका होगी इस पर ये डिपेंड करेगी पराग नलिका, जिसकी लंबाई। ठीक है, पराग नलिका की लंबाई किस पर निर्भर करेगी, वर्तिका पर निर्भर करेगी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पराग नलिका की वृद्धि। अब पराग नलिका जो है वो किससे बन रही है, पराग कण से बन रही है। हमें पता है कि जो पराग नलिका है वो पराग कण से बन रही है। यहाँ पर परागकण होगा। अब ये परागकण से पराग अंतःचोल जो है वो जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या होगा, पराग नलिका का निर्माण होगा। लेकिन ये जो पराग नलिका की जो वृद्धि हो रही है वो डिपेंड किस पे करेगी, इस वर्तिका की आंतरिक संरचना पर ये डिपेंड करेगी। इसकी आंतरिक संरचना किस किस प्रकार की होती है, तो हम देखते हैं कि कुछ पादप है जैसे कि लीलियम है, लीलियम पादप है, राइबीज पादप है। इनके अंदर क्या होता है, जो वर्तिका होती है वो पूरी तरह से खोखली होती है, पूरी तरह से खाली होगी और इसके अंदर कुछ श्लेष्म पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो श्लेष्मा का स्रवण करते हैं, जो क्या करेंगे, इसकी वृद्धि में सहायता करेंगे। और कुछ जो अधिकतर पादप होते हैं, ज्यादातर जो पादप होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो वर्तिका होती है ये पूरी तरह से बंद होती है, या तो बंद होगी या किसी होगी ठोस होगी, यानी कि इसके बीच में जगह नहीं है, इस नलिका को जाने के लिए इसके बीच में जगह नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके जो आंतरिक उत्तक होते हैं इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पेक्टिनेज। क्या नाम है, पेक्टिनेज एंजाइम। ये पेक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर जो उत्तक होंगे उनको नष्ट करने का कार्य करेगा। अगर यहाँ पर बीच के उत्तकों को नष्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक खोखली गुहा बन जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि इसको जाने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा, और फिर ये जो नलिका है वो कहाँ चली जाएगी, अंडाशय की ओर चली जाएगी। और कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जैसे कि ओइनोथेरा है ना, ओइनोथेरा जो पादप है इसके अंदर क्या होता है, जो पिटूनिया पादप है इनमें क्या होता है, जो
वर्तिका जो होती है इसके अंदर कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं। उन खाली स्थान को क्या कहते हैं? अंतराकोशिकीय स्थल। अंतराकोशिकीय स्थल इस प्रकार से कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं, जिससे होकर ये क्या करती है, ये जो नलिका है, पराग नलिका जो है वो बीजांड तक पहुंच जाती है। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो पराग नलिका है वो हमेशा कहाँ जाएगी? अंडाशय की तरफ जाएगी, अंडाशय की तरफ ही जाएगी, ये किसी और दिशा में नहीं जाएगी। इसीलिए इसकी जो गति होती है वो कैसी होती है? एक दिशीय गति होती है। किस प्रकार की गति होगी इसकी? एक दिशीय गति होगी। ठीक है। और कैसी गति होती है इसकी? तो रसायन अनुवर्ती जो गति होती है वो किस प्रकार किसकी होती है? पराग नलिका की गति रसायन अनुवर्ती गति भी होती है तथा एक दिशीय इसकी गति भी होती है। तो ये हमने बात की पराग नलिका की वृद्धि। जो पराग नलिका की वृद्धि है वो हमेशा किसकी आंतरिक संरचना पर? वर्तिका की आंतरिक संरचना पर निर्भर करेगी कि वर्तिका किस प्रकार की है, खोखली है, बंद है या उसमें कुछ स्थल है, वो उसकी आंतरिक संरचना पर ये निर्भर करती है। अब हमारा लास्ट का जो आज की क्लास का लास्ट का जो टॉपिक है वो है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका जो है वो बीजांड में किस किस प्रकार से प्रवेश कर सकती है? हम जानते हैं कि जो ये पराग नलिका है वो कैसे आएगी? पहले तो वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक प्रवेश करेगी, अंडाशय में प्रवेश करेगी। अंडाशय में क्या होता है? बीजांड होता है। अंडाशय में क्या होगा? बीजांड होगा। अब बीजांड के अंदर ये बात कही है कि भाई बीजांड के अंदर ये जो पराग नलिका है वो किस किस प्रकार से प्रवेश कर सकती है। ये बीजांड है, इसमें पराग नलिका को प्रवेश करवाना है या प्रवेश करेगी तो किस किस प्रकार से प्रवेश करेगी? तो एक तो है बीजांड द्वारी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वार प्रवेश क्या होता है कि बीजांड जो है, हमने बीजांड की संरचना पढ़ी, किस प्रकार की होती है बीजांड की संरचना? सबसे बाहर की ओर इसके अध्यावरण होते हैं। यहाँ क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? जो पराग नली आएगी यदि वो बीजांड के द्वार के थ्रू बीजांड में प्रवेश कर रही है तो क्या होगा? बीजांड द्वारी प्रवेश कहेंगे इसे। पराग नली आई, बीजांड द्वार के द्वारा बीजांड के अंदर प्रवेश कर रही है तो क्या हो जाएगी? बीजांड द्वारी प्रवेश हो जाएगा। और ऐसा अधिकांश जो पादप होते हैं, ज्यादातर जो पादप होते हैं उनके अंदर बीजांड द्वारी प्रवेश ही होता है पराग नलिका का। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश क्या होता है? हम जानते हैं कि जो बीजांड द्वार है उसका जो विपरीत छोर होता है ये है ना, इस तरफ होता है, इसको हम कहते हैं निभाग। क्या कहते हैं? निभाग। अब जो पराग नलिका होगी वो यदि निभाग से प्रवेश कर रही है, निभाग से बीजांड के अंदर प्रवेश कर रही है तो इसे क्या कहेंगे? निभागी प्रवेश कहेंगे। किन किन पादपों में होता है निभागी प्रवेश पराग नलिका का? तो केजुराइना है, जुगलेंस है, बिटुला है आदि इस प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें निभागी प्रवेश होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश क्या होगा? जो बीजांड है, हमने बीजांड की संरचना में पढ़ा कि इसमें अध्यावरण होते हैं। दो अध्यावरण होते हैं, एक तो बाहर की ओर अध्यावरण, एक आंतरिक अध्यावरण। ये सबसे बाहर की ओर अध्यावरण जो बाहरी होता है उसे बाह्य अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण जिसके जो कि अंदर की ओर होता है उसे आंतरिक अध्यावरण कहेंगे। तो अब ये जो पराग नलिका है वो क्या करेगी? इस अध्यावरण को फाड़ कर या इनको भेद कर कहाँ चली जाएगी? इस बीजांड के अंदर चली जाएगी, बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। इसे हम क्या कहेंगे? अध्यावरणी प्रवेश कहेंगे। और किन किन के अंदर होता है ऐसा अध्यावरणी प्रवेश? जिसमें पराग नलिका जो है वो ये जो पराग नलिका जो है ये इस अध्यावरणों को भेद कर इस बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। तो ऐसा किन किन में होता है? जो कुकुरबिटा है, पोपुलस है, इस प्रकार के कुछ पादप होते हैं जिनके अंदर कौन सा प्रवेश होता है? अध्यावरणी प्रवेश होता है। तो आज हमने जो टॉपिक्स थे पराग नलिका की वृद्धि किस प्रकार से होती है, अनिषेचता किसे कहते हैं, निषेचन की प्रक्रिया, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।